हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी द केरला स्टोरी का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। द केरला स्टोरी मूवी की स्टार्टिंग मिलिट्रियन इसाक से होती है जो अपने वाइफ फातिमा के साथ सीरिया जा रहा है। अब प्रेजेंट में सीन अमेरिकन एम्बेसी के पास आता है जहां पर FBI टेररिस्ट फातिमा का इंटरोगेशन करती है, जहां पर FBI ऑफिसर फातिमा को अपने देश हिंदुस्तान से गद्दारी करने का और कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने का इल्जाम लगाती है। बट फातिमा ऑफिसर से बोलती है जो कुछ भी मैंने किया वो मेरे बस में नहीं था, क्योंकि हम लोगों का माइंड वॉश कर दिया था। सारी एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व जरूर थी, लेकिन मेरा रिमोट किसी और के हाथों में था। जैसे मुझे चलाया जाता था वैसे मैं चलती थी और उन्हें अपनी कहानी बताती है। जहां पर अफगानिस्तान के हिंदू कोस्ट में इसाक और फातिमा जाते हैं। इसाक को मिली ट्रेन अपना काम पूरा करने के लिए बोलती है और सावधान करते हुए कहते हैं तुम्हें तालिबानी, हक्कानी और अमेरिकन से बचकर काम करना होगा। वही दूसरी तरफ फातिमा कुछ मुस्लिम लड़कियों से बात करती है। फिर उसे अपने घर केरला की याद आती है। वो पहले हिंदू लड़की शालिनी थी जो कासरगोड में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में एडमिशन लेती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात 3 लड़कियों से होती है, गीतांजलि, मेमन, फातिमा बा, हेमा मेथी, इनसे होती है। सब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद प्रोफेसर की स्पीच अटेंड करने के लिए क्लासरूम चली जाती है, जहां पर एक अनजान शख्स उनकी फोटो अपने मोबाइल में खींच लेता है, जिस पर FBI एजेंट उसे बीच में स्टॉप कर बोलता है हमारी इन्वेस्टिगेशन में शालिनी नाम के लड़की की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस पर फातिमा बोलती है वो शालिनी मैं ही हूँ, मैं कैसे आपको अपनी बात पर यकीन दिलाऊं। तभी एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है तुमने ICI कब ज्वाइन किया। तब शालिनी बोलती है कि मैं ICI ज्वाइन करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ आखिर मैंने ICI क्यों ज्वाइन किया और उसका रीजन क्या है। इस पर वो उन्हें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ पर प्रेगनेंसी के हालत में फातिमा हिंदू कोस्ट में अपने पति ईशान के साथ जाती है। वहाँ से उन्हें शाहबाद के लिए रिहा होना था। रास्ते में शालिनी हवा खाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन उसे रेगिस्तान के चारों ओर लोगों की कटी फटी लाश दिखाई देती है। ये देखकर वो उल्टी कर देती है। शाहबाद पहुंचकर फातिमा इसाक से कहकर अपनी केरल में रहने वाली माँ से बात करने की जिद करती है, जिस पर इसाक नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि अमेरिकन हमें फोन कॉल्स पर ट्रेस कर लेंगे। जिसके बाद फातिमा अपने कपड़ों को साफ करती है, पर वहाँ पर इसाक आ जाता है जो फातिमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फातिमा उससे बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसका रेप करने लगता है, क्योंकि वह बच्चा इसाक का नहीं था। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हॉस्टल में सभी लड़कियां साड़ी पहनती है और आसिफा बुर्के में रहती है। नीमा उसे लिपस्टिक लगाने के लिए देती है, पर आसिफा मना कर देती। आसिफा खुद भी एक मिलिट्रियन थी जो लड़कियों का धर्मांतर करवाकर उसे सीरिया भेजने की जिम्मेदारी थी। उसके पास एक सरगना का कॉल आता है। उसके बाद आसिफा अपने सहेलियों को अपने दोस्त रमीज और अब्दुल से मिलाती है, जहाँ पर रमीज MBBA की पढ़ाई कर रहा था और अब्दुल का खुद का बिजनेस था। सभी लोग आपस में बात करते रहते हैं, जिसके बाद अब्दुल और रमीज वहाँ से चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में चारों लड़कियां डिनर कर रही होती है। तभी आसिफा प्रार्थना करती है। उसके बाद वहाँ पर अब्दुल और रमीज पहुंच जाते हैं और खूब नाच गाना होता है। उसके बाद रात को हॉस्टल वापस आते वक्त उसके बाद शालिनी आसिफा से पूछती है कि तुम खाने से पहले प्रार्थना क्यों कर रही थी। उसके बाद आसिफा बताती है मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने मुझे खाने को भोजन दिया, और सभी को यह प्रार्थना करना चाहिए। जो प्रार्थना नहीं करता है उसे 2 जग मिलता है। वो इंटेंशनली शालिनी और गीतांजलि के मन में 2 जग का भय भर देती, लेकिन मीना पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मीना खुद एक कैथोलिक थी। फातिमा एजेंट को बताते हुए बोलती है सर मेरा घर बहुत दूर था और गीतांजलि भी अपने घर कम जाया करती थी, इसलिए हम दोनों आसिफा के घर जाया करते थे और अब्दुल और रमीज से हमारी नजदीकियां बढ़ गई। जिसके बाद सीन आगे का आता है। इसाक किसी काम से घर के बाहर जाता है। उसका फायदा उठाकर फातिमा बुर्का पहनकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, पर रास्ते में उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके पैर पर मिलिट्रियन ने गोली मार दी थी। वो चुपके से उस औरत पर हो रहे अत्याचार को देख रही थी। उस औरत के साथ उसके पति को भी मिलिट्रियन ने पकड़ रखा था। मिलिट्रियन ने उस औरत के हाथ और उसके पति के सिर को काट दिया। उसे देखकर फातिमा बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी उसे साजिया पकड़ती है, जहाँ पर फातिमा साजिया से पूछती है
ये लोग उस औरत का हाथ क्यों काट दिए। साजिया उसे बताती है कि उस औरत ने लिपस्टिक लगाई थी और शरिया कानून में लिपस्टिक लगाना गुनाह है, इसी वजह से उसे ये सजा मिली। उसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट में आता है और फातिमा बोलती है कि सर हमें पता लग चुका था कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं और इस मारकाट का असर भी मेरे बच्चे पर निगेटिव पड़ रहा था। वो आगे बताती है और कहानी कॉलेज टाइम की आती है जहाँ पर अब्दुल और रमीज भी मिलिट्रियन से थे। उन्हें एक सरगाना वीडियो दिखाता है जिस पर एक मिलिट्रियन दवाई के बारे में बताता रहता है जिसका वास्तविक नाम डेमिकॉन कॉलेंज था। इस दवाई की खासियत यह थी कि इसे खाने के बाद इंसान की भूख प्यास और नींद भी नहीं आती थी। मिलिट्रियन इस दवाई का यूज दुश्मन से लंबे समय तक लड़ने के लिए करते थे। सरगना इस दवाई का यूज उन तीनों लड़कियों पर करने के लिए बोलते हैं और आसिफा को उन लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए बोलता है, जिस पर आसिफा बोलती है वो दोनों लड़कियां तो हमारे चंगुल में आ गई है पर एक लड़की नीमा नहीं आई है क्योंकि वो बहुत ही कट्टर कैथोलिक है, जिस पर उसे सरगना से डांट पड़ती है और आसिफा एक नई योजना बनाती है। वो अपने कुछ गुर्गों को फोन करते हुए एक मॉल की लोकेशन बताती है जहाँ पर तीनों लड़कियां जाने वाली थी। वहाँ पर गीतांजलि, नीमा और शालिनी शॉपिंग कर रहे थे। तभी एक मनचला गीतांजलि के पीछे हाथ मारता है और बाकी सभी लोग भिड़ जाते हैं और इस लड़ाई में वो गुंडे लड़कियों के सभी कपड़े फाड़ देते हैं, जिसके बाद वो लोग रोने लगती है। इसके बाद उनका बीच बचाव करने के लिए आसिफा आ जाती है जो अपने बुरके के शॉल से उन्हें ढकती है। इसके बाद वो इन सब में भ्रम पैदा कर देती है। जो कुछ भी मॉल में हुआ वो उन सभी लड़कियों के कपड़ों की वजह से हुआ। वो बोलती है कि जो लड़कियां हिजाब पहनती है उनसे कोई छेड़खानी नहीं करता क्योंकि अल्लाह उनकी रक्षा करता है, जिस पर नीमा नाराज हो जाती है और आसिफा को शांत रहने के लिए बोल देती है। आसिफा वहाँ से बाहर चली जाती है। अगले दिन रमीज और अब्दुल उनसे मिलने के लिए आते हैं। वो उन लोगों को सबक सिखाने की बात करते हैं पर रमीज शालिनी को अनएक्साइटमेंट दूर करने के लिए वो गोली दे देता है, जिसके बाद शालिनी और गीतांजलि हिजाब पहनने लगते हैं और वो पहनकर उन्हें सेफ्टी महसूस होती है। वो आसिफा से कहती है कि जब से हमने हिजाब पहनना चालू किया तब से हम पहले से ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। अब हमें छेड़ने के लिए कोई नहीं आता। उसके बाद शालिनी और गीतांजलि अब्दुल और रमीज के और करीब आने लगते हैं। उसके बाद शालिनी रमीज के साथ और गीतांजलि अब्दुल के साथ रिलेशन बनाते हैं। जिसके बाद दीपावली का दिन आता है और सारी लड़कियां हॉस्टल में ही मौजूद होती है, जिनका टेस्ट लेने के लिए आसिफा गीतांजलि और शालिनी से दोनों से पूछती है कि तुम्हारा गॉड कौन है, जिस पर शालिनी जवाब देती है कि हमारे 300 करोड़ गॉड है, जिस पर आसिफा हिंदू गॉड्स की बुराई करती है और अल्लाह को ही सुप्रीम गॉड बताती है। उसके बाद अमेरिकन ऑफिसर फातिमा को ड्रग्स की तस्करी के बारे में पूछते हैं। फातिमा एक्सेप्ट करती है वो तस्करी में इन्वॉल्व थी पर उसे ये नहीं पता है कि ड्रग्स कौन बेचता था क्योंकि वो अपने होश आवाज में नहीं थी उन दवाई की वजह से। वो अपनी पुरानी कहानी भी बताती है जहाँ पर वो साजिया के साथ थी। तभी उसके पेट में दर्द महसूस होने लगा और उसे एक लड़की हुई। वो लड़की को लेकर इसाक के पास गई और इसाक उसे बताता है मैं कुछ दिनों के लिए सीरिया बॉर्डर पर ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, जिस पर फातिमा इसाक को वापस लौट कर आने के लिए बोलती है। इसाक उसे अस्वस्थ कर देता है। मैं किसी लड़ाई में नहीं जा रहा हूँ बल्कि ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद अपनी माँ से बात करने के लिए शालिनी साजिया से मदद मांगती है। उसके बाद साजिया शालिनी को लेकर सिन्हा के पास आती है। सिन्हा शालिनी को वॉइस मैसेज भेजने के लिए मोबाइल देती है और जब साजिया और शालिनी घर से बाहर आते हैं तब उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वह गोली उसना को उसके पति ने मारी थी। उसके बाद कहानी कॉलेज टाइम की आती है। आसिफा ने शालिनी और गीतांजलि के मन में ये बात भर दी थी उनकी फैमिली उनके इस अवतार को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, जिसका टेस्ट लेने के लिए शालिनी और गीतांजलि अपने अपने फैमिली में पहुंच जाते हैं और खुद के ही गॉड को कमजोर बताते हैं और अल्लाह को सुप्रीम बताते हैं और इसके बदले उन्हें फटकार और मार भी खानी पड़ती है। जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर कॉलेज में वापस आ जाती है। जिसके बाद शालिनी और गीतांजलि आसिफा के साथ मौलाना से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर शालिनी की मुलाकात एक लड़की अनीसा से होती है जिसका वास्तविक नाम भाग्य लक्ष्मी था। उसकी फैमिली भी इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी और वो एक मुस्लिम लड़के को प्यार करती थी। इसी वजह से वो भी यहाँ पर आई हुई थी और घर वालों ने उसे शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने इस्लाम कबूल करके उससे शादी कर ली थी और तब से वो वहीं पर रहने लगी। और उसके जैसी और भी 48 लड़कियां थी जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। उसके बाद अचानक से शालिनी को वॉमिटिंग होने लगती है और उससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जब वो इस बारे में रमीज को बताती है तो वो कहने लगता है उसके घर वाले इस शादी को तैयार नहीं होंगे क्योंकि शालिनी एक हिंदू है। और तब आसिफा कहती है अगर शालिनी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगी तो वो शादी कर सकता है। पहले तो शालिनी इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं होती है लेकिन बाद में वो अपने बच्चे के लिए रेडी हो जाती है
और फिर शालिनी और गीतांजलि अपना धर्मांतर कर देते हैं। उसके बाद गीतांजलि ड्रग्स के नशे में हेमंत को कुछ वीडियोस और फोटो सेंड करती है जो कि उसने ही मांगे थे, क्योंकि उसके पैर में बिल्कुल डूबी हुई थी। और नेक्स्ट डे गीतांजलि को पता चलता है कि उसके इस्लाम कबूल करने की वजह से उसके फादर को अटैक आया है। पर इतना जानने के बाद भी वो अपने फैमिली के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था इस्लाम नहीं मानने वाले सारे लोग काफिर होते हैं। और उसे अपने पेरेंट्स से ही नफरत हो गई थी। और फिर आसिफा उससे कहती है कि उन्हें वापस जाकर उन काफिरों के ऊपर थूकना पड़ता है, तभी उस पाप से वो बाहर निकल सकते हैं। वो अपने फादर के पास आकर उन पर थूक के जाती है। उसके बाद अहमद मौलाना के कहने पर गीतांजलि को सीरिया ले जाने के लिए फोर्स करता है। पर गीतांजलि इंडिया छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती थी और इसी की वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। और तभी गीतांजलि को उसका असली रूप दिखता है। अहमद उसे उसके न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेल करता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा। और जब वो उन लोगों के हरकतों के बारे में शालिनी को बताने की कोशिश करती है तो वो फोन ही नहीं उठाती है, क्योंकि उस टाइम पर वो मौलाना के पास बैठी हुई थी। दरअसल रमीश शालिनी को छोड़कर जा चुका था और अब वो प्रेग्नेंट थी, तो घर भी वापस नहीं जा सकती थी। लेकिन तब मौलाना अपने बंदे इसाक के साथ शादी करके सीरिया जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो वहाँ पर इस्लाम को फैला सके। और इसीलिए शालिनी इसाक से शादी कर लेती है। और जब शालिनी से मिलने के लिए उसकी माँ आती है तो उससे कहती है वो जिससे भी शादी करना चाहती है वो कर ले, वो उन्हें मंजूर है। पर शालिनी उनकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। और उधर गीतांजलि के न्यूड वीडियो को अहमद वायरल कर देता है, जिसकी वजह से अब हर जगह उसकी बेइज्जती होने लगती है। और इस बात को गीतांजलि सहन नहीं कर पाती है और फांसी लगवाकर सुसाइड कर लेती है। दूसरी तरफ शालिनी इसाक के साथ फेक पासपोर्ट बनाकर कोलंबो चली जाती है। और वहाँ पर पहुंचकर शालिनी के पास मीमा की कॉल आती है और वो बताती है उन लोगों को आसिफा ने एक ट्रैक में फंसाया था। उसने जिस लड़के से उन्हें मिलवाया था उसने उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर कई महीनों तक रेप किया और कई महीनों तक 18 से ज्यादा लोग उसका रेप कर रहे थे। जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती थी तब तक वो दरिंदों की तरह उसे नोचते रहते थे। पर वो एक दिन वहाँ से भागकर निकल गई। और शालिनी को वो ये भी बता देती है अहमद ने गीतांजलि को बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया और अहमद ने उसके घर में आग लगा दी। ये सब सुनकर शालिनी को लगता है उन्होंने पूरी तरीके से इस्लाम को नहीं माना था, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें सजा दी थी। और वो इतना सब जानने के बाद भी इसाक के साथ अफगानिस्तान के लिए निकल जाती है। और उधर मीना सारे एविडेंस कलेक्ट कर होम मिनिस्टर के पास आती है और उन्हें समझाती है केरला में ISI ने लोकल मुस्लिमों के साथ मिलकर टेररिस्ट अड्डा बना दिया। केरला में कई सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर और उन्हें मुस्लिम बनाकर सीरिया भेज दिया और कोई भी वहाँ से वापस नहीं आ पाई है। एक तो वो मारी गई है या फिर वापस जाकर टेररिस्ट बन गई है, क्योंकि नीमा के पास पर्याप्त एविडेंस नहीं थे, इसलिए पुलिस उनकी कोई भी हेल्प करने से मना कर देती है और नीमा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उधर फातिमा को पता चलता है कि इसाक की मौत हो गई है और उसे अहमद के लोग पकड़ कर कैंप में ले आते हैं और उन्होंने कई औरतों को पकड़ कर वहाँ रखा हुआ होता है। वो वहाँ पर उन्हें नोचते रहते थे और अपने हवस पूरी करते थे, जिसमें शालिनी को वहाँ पर भाग्य लक्ष्मी भी मिल जाती है, जिसके हस्बैंड को मारकर उसे वहाँ पर लेकर आए थे। थोड़ी देर बाद शालिनी को कुछ बंदे जबरदस्ती लेकर जाते हैं और उसके साथ मिलकर रेप करते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ की जो 2 लड़कियां थी उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ से वो तीनों भाग जाती है। और उन्हें पकड़ते हुए अहमद उन दोनों लड़कियों को मार देता है और शालिनी वहाँ से निकलकर USA की सीमा में चली जाती है और वहाँ से पुलिस उसे उठाकर लेकर आती है। वो वहाँ पर कैद करने से पहले अहमद से उस बच्ची को छीन लिया गया था। शालिनी उन बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसर से कहती है। उसकी कहानी सुनकर उन्हें बुरा तो लगता है, पर सारे एविडेंस और फेक पासपोर्ट से यही पता चल रहा था कि शालिनी एक टेररिस्ट थे और इसीलिए वहाँ की पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। और लास्ट टाइम शालिनी अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि वो ठीक है और वो जल्दी ही यहाँ से निकलकर उनसे मिलने के लिए आएंगी। और यहाँ पर मूवी एंड होती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।